सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। तो याद रखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को भारत का महारत्न कंपनियों में शामिल कर लिया गया है और इस तरह से महारत्न बनने वाली ये 14वीं कंपनी बन गई है। इससे पहले आपको याद होगा 13वीं नंबर की बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड और उससे पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बनी थी। बाकी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें तो स्थापना होती है इसकी 1940 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और इसके सीएमडी हैं डीके सुनील। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया था ना, कहाँ पे? कर्नाटक के तुमकुरु में। वो किसकी फैक्ट्री है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की ही है। तो इस प्रश्न से इतना ही हमें को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी 14वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हर साल 2 बार ये मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार एक तो 11 मई को मनाया और अभी 12 अक्टूबर को हमने मनाया। बात करें थीम क्या है? प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी CMS COP 14 2024 में इसका आयोजन हुआ था, प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन था, ये कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान में, याद रखना। वैसे पक्षियों से और भी दिवस हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे ये 20 मार्च को होता है। नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को होता है। अगर पूछे भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस ये किस राज्य के पास है? तो केरल। और उत्तराखंड ने अपनी पहली बर्ड गैलरी कहाँ पे खोली है? देहरादून में। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, हमारे जो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ऑक्सीजन बर्ड पार्क, इसको अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं, इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पे? नागपुर में। नागपुर में जो नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 है वहां पर। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। सलीम अली से याद रखना, इनके नाम पे एक नेशनल पार्क भी है और एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो नेशनल पार्क तो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा और बर्ड सेंचुरी आपको गोवा में मिलेगा, इतना जरूर ध्यान रखना। वैसे डे वाला प्रश्न है, तो चलो अक्टूबर में अभी तक कौन कौन से डेज हमने मनाए एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो देखो 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ डे, नेशनल पोस्टल डे और वर्ल्ड साइट डे। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया था। और अभी 12 अक्टूबर को ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हमने मनाया। तो ये अक्टूबर के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन सा है? तो आंसर होगा बरमूडा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल GNI रैंकिंग 2024 की और इसको जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। GNI मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं इससे आप? देखो आपने GDP तो सुना होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो रिप्रेजेंट करता है GDP को। उसी तरह से GNI की अगर बात करते हैं तो किसी देश के निवासियों के द्वारा अर्जित कुल आय, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, वो रिप्रेजेंट करती है GNI को। तो इस लिस्ट में बरमूडा टॉप पर है। यहाँ पे GNI जो पर कैपिटा है, GNI पर कैपिटा कैसे निकालते हैं? GNI मतलब मैंने आपको बता दिया। तो GNI को अगर उस देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो GNI पर कैपिटा आ जाएगा। तो इसका कितना है? 125 $210 है। तो इसके साथ बरमूडा टॉप पर है, ये याद रखेंगे। अच्छा, अब आप पूछो कि इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 150वें स्थान पर है। यहाँ पे GNI पर कैपिटा है $2390। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी अभी रैंकिंग वाला एक आध दिन पहले ही प्रश्न आया था और आपको याद हो 2024 की सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स मैंने आपको रिवाइज कराई थी। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी आप में से एक स्टूडेंट ने बोला है कि जो लास्ट वाली शीट है उसको एक आध बार रिवाइज करवा दें, क्योंकि वो बिल्कुल नई शीट है, उसका कम रिवीजन हुआ है। तो चलो उसको जरूर रिवाइज कर लेते हैं।
जैसे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर केरल है। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व है $700 बिलियन के पार कर गया? तो भारत, पहले पे चाइना, फिर यूके, फिर जापान। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश ये अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर भारत है। और अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने पढ़ा था, इसमें भारत 105वें स्थान पर है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने नक्सल प्रभावित गांवों के विकास के लिए अभी ग्रामोदय योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? इन गांवों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और पिछड़े क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लागू करना। इस योजना के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल शुरू की जाएगी। अब बात उड़ीसा की है, तो मैं आपको ले चलता हूँ उड़ीसा। ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है रघुबर दास, राजकीय पशु सांबर डियर है, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक फ्लावर। यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हीराकुड बांध आपको यहाँ पे मिलेगा महानदी पर, इंद्रावती बांध मिलेगा इंद्रावती नदी पर। और यहाँ पे जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। क्लासिकल डांस है ओडिसी, क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको यहीं पे मिलेगा, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। और नुआखाई महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, रजा पर्व महोत्सव, बाली जात्रा महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व, धानु जात्रा महोत्सव। ये उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स हो गए। कुछ यहाँ के करंट अफेयर्स भी मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो आपको याद आएगा कि अभी उड़ीसा के काई चटनी को, कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला था। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलनेस्टिक टाइगर सफारी शुरू हुई। लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना लाभा योजना यहाँ शुरू हुई थी। उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुरमा पाड़ी बनी। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क यहाँ पे खोजा गया था। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया था, लीसा नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना अबादा योजना शुरू हुई। कपिलेश्वर मंदिर है यहाँ पे भुवनेश्वर में, इसे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। स्वयं योजना यहाँ शुरू हुई थी। देश का पहला राइस एटीएम यहाँ पे खुला था भुवनेश्वर में। उड़ीसा बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, ये हमने पढ़ा। सुभद्रा योजना यहाँ शुरू हुई थी। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला ये तीसरा राज्य बना था। पहले दो कौन से हैं? केरल और बिहार। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन यहाँ पे हुआ भुवनेश्वर में। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय ग्रुप, जिसे आप पीबीटीजी ग्रुप कहते हैं, वो बना था। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ पे शुरू की थी? उड़ीसा के कलिंग नगर में। और एक हमने पढ़ा था अभी यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया प्रत्यक्षा रे को। ये तैराक है, स्विमर है। और एक प्रश्न उड़ीसा के मैप से आप देखो, ये चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, तो ये चिल्का लेक भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस, ये जो एक्स्ट्रा शीट्स मैं आपको दे रहा हूँ रिवीजन की, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कहाँ मिलेगी पीडीएफ? और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहां चले जाएंगे और वहां पे ज्वाइन का बटन होगा, तो उसे प्रेस करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होता है, जब भी पीडीएफ अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। अभी हम अगला प्रश्न देखें। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा बिहार। आपको पता है बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा। और वर्तमान में यहाँ पे 54 टाइगर रिजर्व है,
और वर्तमान में यहाँ पर 54 टाइगर हैं, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो 45 है, लेकिन है 54। इसलिए यहाँ पे अब एक और टाइगर रिजर्व बनाना जरूरी है, और इसीलिए यहाँ पर अभी दूसरे टाइगर रिजर्व को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, और इसका नाम है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अब टाइगर रिजर्व बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसको मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार से। अभी स्टेट ने फाइनल नोटिफाई नहीं किया है, जब ये नोटिफाई कर देगा तो इसे नंबर मिल जाएगा कि हाँ भैया ये 56 नंबर का है, या जो भी नंबर इनको देना होगा, भैया ये इतने नंबर का टाइगर रिजर्व है। लेकिन अब ये जल्द बन जाएगा, जब फाइनल स्टेट के द्वारा इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा तो एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी आज तक अगर हम बात करें तो भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 55 हैं। 55वें नंबर का कौन सा बना था? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान। उससे पहले 54 नंबर का रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, 53rd नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में, और इससे पहले 52 नंबर का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है। वर्ल्ड टाइगर डे हम 29 जुलाई को मनाते हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं? कैलाश सांखला को। वैसे बात यहाँ पे तो बिहार की है, तो चलो फिर बिहार चलते हैं। ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार दिवस ये 22 मार्च को होता है, उस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। यहाँ पे हमने कहा वाल्मीकि आपको नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से भी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको पहले रिवाइज करवाऊँ तो आपको याद होगा, बिहार सरकार ने मौसम की जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसका नाम मौसम बिहार है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन यहाँ पे शुरू हुआ था। थावे महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। बिहार के मार्चा चावल को जीआई टैग मिला था। एक बुक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसको अभय के ने लिखा। देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन यहीं पे हुआ था, गया बिहार में। और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में बिहार के 2 स्थल शामिल हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया का महाबोधि मंदिर। भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में आपको मिलेगा, जिसका नाम विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री भी आपको बिहार में मिलेगी, ये प्रश्न एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको पटना में मिलेगा। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य ये आपको बिहार में मिलेंगे, एक तो राजगीर है और एक बोध गया है। उसके अलावा बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? बिहार की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। और इसी कारण से कोसी मोची नदी जोड़ परियोजना शुरू हुई थी। और कर्पूरी ठाकुर जननायक इन्हें कहते हैं, भारत रत्न मिला अभी 2024 में। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र ये पटना में हुआ। राज्य का पहला खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे खुला? राजगीर में। और राजगीर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। उसके अलावा बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया। और तांबे से बना बापू टावर का उद्घाटन अभी पटना में हुआ था। और इस साल नवंबर में जो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 प्रतियोगिता होगी, बिहार में होगी, बिहार के राजगीर में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर है गुड़िया। बाकी अभी भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ये मानवी मधु कश्यप बनी थी, जो बिहार से हैं। तो बिहार के ये सारे करंट अफेयर्स भी हैं, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 44वें और 45वें आसियान समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा लाओस में। तो आसियान के अभी 44वीं और 45वीं समिट का आयोजन हुआ लाओस की कैपिटल वियंटान में, जिसकी थीम क्या है? आसियान एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। और हमने पढ़ा था भी लाओस में ही 21वीं आसियान भारत समिट का भी आयोजन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। देखो, आसियान की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आसियान की जो पहली समिट हुई थी वो 1976 में हुई थी इंडोनेशिया में। और लास्ट जो समिट हुई थी 2023 में 43rd नंबर की, वो भी इंडोनेशिया में ही हुई थी। और आसियान की अगर बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को। इसमें टोटल सदस्य देश 10 हैं और अभी 11वां भी बन गया है। वैसे उसका नाम ईस्ट तिमोर है, तिमोर लेस्ते जिसे आप बोलते हो। मुख्यालय आपको जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट समिट से रिवाइज करवाऊंगा। अच्छा, उससे पहले लाओस भी न्यूज में है ना, ये भी एक बार मैं आपको मैप में दिखा दूं। ये रहा मैप में लाओस। कैपिटल हमने कहा वियंटान होती है, करेंसी है लाओटियन किप। चलो इंपॉर्टेंट समिट्स हम रिवाइज करें
तो आपको याद है G7 समिट 2024 इसको होस्ट कर रहा है इटली, G20 को ब्राजील, और आपको याद होगा पिछले साल G20 को भारत ने होस्ट किया था जब इसमें नया सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन बना था जिसका मुख्यालय एडिस अबाबा इथोपिया में है। ब्रिक्स समिट इस बार रशिया होस्ट कर रहा है और आपको जरूर याद होगा ब्रिक्स में इस साल 5 नए सदस्य देश बने हैं। कौन कौन? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। और कौन सा देश नहीं हुआ शामिल? उसका नाम अर्जेंटीना है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो ध्यान रखना। क्वाड समिट इस बार होस्ट किया अमेरिका ने। कोप 29 2024 का आयोजन बाकू अजरबैजान में होगा। पिछले साल कोप 28 UAE में हुआ। आसियान समिट हमने कहा लाओस में हुआ। और ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में आया था, आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है। तो इस तरह के अगर आपके कोई प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं ना, जो हम शीट रिवाइज करते हैं, तो आप बताया कीजिए ताकि उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो उससे आपको भी पढ़ते वक्त, रिवाइज करते वक्त थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा चीज़ों को बोलने में और पढ़ने में। बाकी SCO समिट इस बार कजाकिस्तान में हुआ, लेकिन इस बार इसका नया सदस्य देश कौन सा बना था? चलो, ये ईरान तो इसका 9वें नंबर का बना, अभी 10वें नंबर का भी इसका सदस्य बन गया। कौन बन गया ये आप बताएंगे। नाटो समिट अभी अमेरिका में हुआ, वॉशिंगटन DC में। और बिम्स्टेक समिट को होस्ट कर रहा है इस बार थाईलैंड। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में IRFC लिमिटेड के CMD अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार दुबे को। IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और इसके CMD के रूप में अभी नियुक्त किया गया मनोज कुमार दुबे को। IRFC ये एक मिनी रत्न कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1986 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अब CMD मनोज कुमार दुबे बन गए। चलो, कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी मैं आपको रिवाइज करवाऊं। आपको याद होगा भी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल साधना सक्सेना नायर बनी थी। रेलवे बोर्ड के नए CMD बने थे, अध्यक्ष और CEO बने थे सतीश कुमार। मनोज मित्तल ये सिडबी के CMD बने थे। रॉबर्ट J रवि BSNL के CMD बने। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने, तो इंपॉर्टेंट नाम है। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष MV श्रेयम्स कुमार। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल आरती सरीन। इंडियन एयरफोर्स के अभी वाइस चीफ बन गए सुजीत पुष्पाकर धारकर, SP धारकर आप बोल दो। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चीफ आलोक रंजन, और नाल्को के अभी CMD बने थे विजेंद्र प्रताप सिंह। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत में E-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच में समझौता हुआ? तो आंसर होगा उमंग ऐप। तो भारत में E-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और उमंग एप्लीकेशन, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके बीच में समझौता हुआ है। और इस समझौते के तहत डिजी लॉकर और उमंग ऐप को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता उमंग एप्लीकेशन पर जाकर के डिजी लॉकर की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे लोग एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। डिजी लॉकर की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट की एक डिजिटल सर्विस है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने 2015 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक्सेसिबल बनाना, ताकि लोगों को फिजिकल कॉपी साथ रखने की आवश्यकता ना हो। और उमंग ऐप की बात करें, इस उमंग का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। भारत सरकार की एक डिजिटल सेवा के लिए ये एक सुपर ऐप है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया था 2017 में। ये सभी E-गवर्नेंस सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। तो अभी इन दोनों के बीच में ही समझौता हुआ है, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया। ये प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नोएल टाटा को। तो अभी टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा बन गए हैं। ये रतन टाटा जी के भाई हैं, या यूं कहूं कि सौतेले भाई हैं। मतलब जो उनके पिताजी थे रतन टाटा जी के, उनकी दूसरी वाइफ के ये बेटे हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। और अब याद रखेंगे, रतन टाटा जी की जगह ये नोएल टाटा, ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं।
अच्छा आप लोग बताओ, वैसे रतन टाटा जी से संबंधित अभी एक पूरा प्रश्न मैंने आपको बताया था, सारी डिटेल में जानकारी दी थी जहां से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो वहीं से एक प्रश्न पूछता हूं कि अभी पद्म विभूषण से उनको कब सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। बाकी ये जो नटराजन चंद्रशेखरन है ये टाटा सन्स के चेयरमैन है, ये नाम भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मलावी, मॉरिटानिया और अल्जीरिया। तो हमारी अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गई हैं, मलावी, मॉरिटानिया और अल्जीरिया। और इन देशों की यात्रा करने वाली वो पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। ये जो अल्जीरिया है आपको बताए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसकी कैपिटल होती है अल्जियर्स और करेंसी है अल्जीरियन दिनार। वहीं मॉरिटानिया की बात करें तो इसकी कैपिटल मैं आपको मैप में भी शो कर रहा हूं कि ये देश कहां कहां पर है, तो देख करके थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा। तो कैपिटल नौकचौट इसकी होती है और मॉरिटेनियन ओगिया इसकी करेंसी है। मलावी की बात करेंगे, लिलोंग्वे इसकी कैपिटल है और करेंसी है मलावियन कोचा। अच्छा इसी तरह से आपको याद आएगा पिछले साल जब वो सूरीनाम गई थी हमारी राष्ट्रपति जी, तो उनको सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला था जिसे येलो स्टार कहते हैं। और इनके ऊपर एक बुक भी आई थी, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स, इसको कस्तूरी रे ने लिखा। अभी तिमोर लेस्ते गई थी इसी साल, तो वहां का भी उनको सर्वोच्च सम्मान मिला था, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। उसके बाद वो फिजी देश भी गई थी, तो वहां का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसे कहते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अभी राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ही महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, 22वें विधि आयोग को। तो ये कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति जी से संबंधित है। बाकी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ भाई आप पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हो गया या कुछ और वीडियोस हो गए जो आपको देखने चाहिए, वहां से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, वो ट्रिकी वीडियोस है, तो वो मैं आपको उसके लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, पीडीएफ के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी किसे 2024 के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, निहोन हिन्नाक्यू। फिर पूछा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है। और 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहां पे आयोजित की गई, कजाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर। उमर अब्दुल्ला किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, तो जम्मू कश्मीर। दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए, नीमा रिंजी शेरपा। सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन ये किस देश से टकराया, अमेरिका। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने मातृत्व, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका के लिए किस देश को सम्मानित किया, भारत। सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब जीता पंकज अडवाणी। और आखिरी प्रश्न था माइंडफुल इंडिया समिट अभी 2024 में जो उसका तीसरा संस्करण हुआ, कहां पे हुआ, मुंबई में। तो चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था मोदी गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा तरुण चुग ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।